Hello everybody, my name is CA Siddhant Mehta and welcome you all to my channel. This video is very important for CA Inter and CA final student who unfortunately were not able to clear in May 25 exam and are now preparing for September 25 exam. ये वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभी आपके सिचुएशन के हिसाब से आपने सितंबर 25 में बोथ ग्रुप के लिए ऑप्ट करना चाहिए या आपने सिंगल ग्रुप के लिए ऑप्ट करना चाहिए। फिर उसी के साथ आपने जुलाई और अगस्त को कैसे प्लान करना चाहिए, कितनी बार सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए और कितने दिन में रिवाइज करना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी के अटेम्प्ट में जो आपने मिस्टेक्स किए ना उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर काम कैसे करना है जिससे वो सितंबर 25 में मिस्टेक्स रिपीट ना हो, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन वीडियो फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग राइट नाउ। So like this video and share with all your friends who are in the same situation like yours. तो आज की डेट है ना 7th ऑफ जुलाई। आज से सीए फाइनल स्टूडेंट के पास 58 डेज है और सीए इंटर स्टूडेंट के पास 59 डेज है। इफेक्टिव कैलकुलेशन के लिए हमने 57 और 58 एज्यूम किया है, ये मान के कि आज का दिन आपका इतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, बट मिनिमम 4 आवर्स तो आज बैठ जाना पढ़ने को, आज मत छोड़ना, आज बैठ जाना मिनिमम 4 आवर्स। और ये अलग अलग सिचुएशन है जिसमें आप अभी हो सकते हो। सबसे पहली सिचुएशन कि आपने दोनों ग्रुप के लिए अपियर किया था और दोनों ग्रुप फेल हो गए, पर जो आपको मार्क्स है ना वो 140 नहीं तो 149 के बीच में है पर ग्रुप। इन दैट सिचुएशन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर बोथ द ग्रुप्स, क्योंकि आपने मेहनत तो पूरी की थी, बस थोड़ा सा 3-5% रह गया, नहीं तो थोड़ा सा लक एलिमेंट रह गया। आपने मेहनत पूरी की थी बट मॉक टेस्ट नहीं दिया, इसकी वजह से एग्जीक्यूशन में दिक्कत आए, इसलिए आप डेफिनेटली बोथ ग्रुप ऑप्ट कर सकते हो। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसको 140 से भी कम मार्क्स मिले हैं पर ग्रुप, देन आप सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाना। रीजन बिंग, अगर आपको 140 से कम मार्क्स है तो कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिंगल ग्रुप के शिफ्ट हो जाओ। सेकेंड सिचुएशन, आपने सिंगल ग्रुप के लिए अपियर किया था और वही फेल हो गए, अभी बोथ ग्रुप दे या सिंगल ग्रुप दे? मेरे हिसाब से अभी आपने सिंगल ग्रुप ही देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम है। इसलिए सेकेंड ग्रुप का प्रिपेयर करने से अच्छा आप उसी ग्रुप को अच्छे से प्रिपेयर करो, ज़्यादा मार्क्स दो और क्लियर करो। देन बोथ ग्रुप के लिए आपने अपियर किया था बट एक ही ग्रुप फेल हो गया, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको वही ग्रुप देना है जिसमें फेल हो गए। फिर आपने सिंगल ग्रुप के लिए अपियर किया था May 25 में, फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप 1 के लिए ऑप्ट किया था इन May 2025, बट जैसे ही एग्जाम हो गई ना आपने ग्रुप 2 की क्लासेस चालू कर दी। अब इस सिचुएशन में आपने ग्रुप 1 देना चाहिए, ग्रुप 2 देना चाहिए या दोनों देना चाहिए? मेरे हिसाब से ना आपने एक ही ग्रुप देना चाहिए, यानी अगर May 25 में आपका ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ है तो आप ग्रुप 1 ही दो, अगर May 25 में आपका ग्रुप 2 क्लियर नहीं हुआ है तो बस ग्रुप 2 दो, दूसरे ग्रुप पे जंप मत मारो। ये कैसे होता है, अगर आपने किसी ग्रुप के क्लासेस की है तो उसको आपको फर्स्ट रीडिंग करने में ये 1 महीने का टाइम चले जाएगा, यानी आपने ग्रुप 2 की क्लासेस अभी की है तो अभी उसके रीडिंग करने के लिए आपको पूरा महीना, जुलाई का महीना चले जाएगा। फिर आप अगस्त में ग्रुप 1 की रिवीजन कब करोगे और ग्रुप 2 की रिवीजन कब करोगे? इसलिए आप एक ही ग्रुप को ऑप्ट करना। अब इसके अलावा भी आपकी अगर कोई सिचुएशन होगी ना तो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको वो कैसे उसका आंसर मिलेगा। अभी हम आते हैं प्लानर के ऊपर, यानी एक सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम लगना चाहिए रिवाइज करने के लिए और कितनी बार रिवाइज करना है, हम वो डिस्कस करते हैं। अगर आप एक ही ग्रुप देने वाले हो ना तो मेरे हिसाब से आपने उसको 3 बार रिवाइज कर देना चाहिए अभी। और वो रिवीजन भी कैसे होगा, जैसे कि अभी आपको एग्जाम के पहले ना हर सब्जेक्ट को 1.5 दिन में रिवाइज करना पड़ता है। अगर आपको 1.5 दिन में रिवीजन उस सब्जेक्ट का करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब आपने उसके पहले उसको 3 दिन में रिवाइज किया होगा। 3 दिन का तभी पॉसिबल है जब आपने उसको उसके पहले 6 दिन में किया होगा, और 6 दिन में ही तभी पॉसिबल है जब आपने उसको अच्छे से 9 दिन में पढ़ा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो आप 3 बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, और वो उसका रहेगा 963 के फॉर्मेट में, और ये पूरा आपका 54 डेज कंज्यूम करेगा, यानी आपके पास 4 to 5 डेज बफर में रहेंगे। अब ये जो बफर डेज है ना आप उसमें मॉक्स दे सकते हो, आपको मिनिमम 7 मॉक्स देने, यानी हर सब्जेक्ट के लिए 2 मॉक्स तो देने ही देने, एक्स्ट्रा आपको 1 मॉक देना है फॉर ए वीक सब्जेक्ट। मतलब अभी आपको जिस भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए ना, सबसे कम मार्क्स आए उसके लिए एक्स्ट्रा और 1 मॉक दो, जिसकी वजह से आपका एग्जीक्यूशन एकदम परफेक्ट हो जाए। ये हुआ सिंगल ग्रुप का प्लानिंग।
अभी बोथ ग्रुप के लिए कैसे करना है, जैसे मैंने कहा आपको बोथ ग्रुप तभी ऑप्ट करना है जब आपको 140 से 149 के बीच में मार्क्स है, यानी आपने कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है पर आपको किधर ना किधर तो एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है। इसलिए आपको अगर दोनों ग्रुप ऑप्ट करना है तो अभी आप 2 बार ही रिविजन कर सकते हो, वो भी सीए इंटर के लिए अलग होगा और सीए फाइनल के लिए अलग होगा। सीए इंटर के लिए 6 और 3 का रूल है, मतलब पहली बार कोई भी सब्जेक्ट लोगे तो आपको उसको 6 दिन में रिवाइज करना है और उसके बाद आपको उसको 3 दिन में रिवाइज करना है। इससे आपके टोटल होंगे 54 डेज और आपके पास बफर में 4 to 5 डेज बचेंगे जिसमें आप मॉक दो। मॉक आपको कितने देने हैं, टोटल 12 मॉक्स देने ही देने हैं हर सब्जेक्ट के लिए। जब तक आप मॉक्स नहीं दोगे ना तब तक आपको आपकी गलतियां नहीं समझेंगे और इसके वजह से बहुत बार स्टूडेंट्स की बहुत सिली मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए कंपलसरी मॉक्स दो। और अगर आप सीए फाइनलिस्ट हो तो आपने पहले सब्जेक्ट को, मतलब कौन से भी सब्जेक्ट को पहले रिवीजन के लिए आपने 7 डेज देना चाहिए और फिर लास्ट रिवीजन को आपको 3 दिन देना है। इससे आपको टोटल 50 डेज होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 ही सब्जेक्ट्स लिए, आईबीएस का सब्जेक्ट नहीं लिया है, आईबीएस को बस आप 3 ही दिन दो, मतलब टोटल आपका 53 डेज में अच्छे से 2 बार रिवीजन हो जाएगा सीए फाइनल का। और फिर आपके पास 5 दिन बफर में बचते हैं। अब ये 5 बफर दिन मतलब आप एफआर के लिए दे सकते हो और मॉक्स के लिए भी दे सकते हो। एफआर मतलब जब एग्जाम का है ना, तब एग्जाम के पहले दिन थोड़ा कुछ तो एफआर का पढ़ना पड़ेगा ना, ये टाइम यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आप एफआर के लिए सेपरेटली, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आप ये बफर वाले दिन तब यूटिलाइज कर सकते हो, या अगर आपको मॉक्स भी देना है तो आप मॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो। और सीए फाइनल स्टूडेंट को भी 12 मॉक्स देने हैं कंपल्सरी। अब हम आते हैं सबसे मेन पॉइंट के ऊपर कि जो भी आपने मिस्टेक्स किए ना May 25 में, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसके ऊपर काम कैसे करना है। सो मिस्टेक्स के ना 2 ही प्रकार रहते हैं और उसके अंदर ही बाकी सारी मिस्टेक्स आ जाती है। सबसे पहली मिस्टेक है कंसेप्चुअल मिस्टेक और दूसरी मिस्टेक है एग्जीक्यूशन बेस्ड मिस्टेक। आपको पहले ये समझना है कि आपने कंसेप्चुअल मिस्टेक्स की है कि आपने एग्जीक्यूशन बेस्ड मिस्टेक की है। यानी जब भी आप May 25 का पेपर सॉल्व कर रहे थे ना, अगर ऐसा कोई सम आ रहा था जिससे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यार ये पर्टिकुलर सम, ये तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, ये तो आपको समझ रहे हैं कि यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा है, बट वो कौन से सब टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो आप कंसेप्चुअल मिस्टेक्स कर रहे हो। अगर आपको ये समझा था कि नहीं यार मुझे पता है कि ये क्वेश्चन ना इस पर्टिकुलर चैप्टर से, बट मुझे ये नहीं समझ रहा है कि ये मैं पहली एडजस्टमेंट कौन सी लूँ, किस एडजस्टमेंट से सम को सॉल्व करूँ, अगर ये हो रहा है तो आपकी एग्जीक्यूशन बेस्ड मिस्टेक हो रही है। सेकंड, आपने ना May 25 के टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल रिविजन्स किए थे, मतलब आपने क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया था और क्वालिटी पे नहीं, यानी मल्टीपल रिविजन्स करनी थी, इसलिए मैं ए बी सी कैटेगरी लगाया, सी वाले कैटेगरी मैंने किया नहीं, बस ए बी करते गया। अगर ये आपने किया है तो आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही है। आप सी को भी आपको टाइम देना पड़ेगा, सी वाले टॉपिक्स को भी समझना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं है आपने हर टॉपिक को अच्छे से टाइम दिया था, हर टॉपिक को अच्छे से समझा था, बट आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ, अगर ये है तो आपकी एग्जीक्यूशन बेस्ड मिस्टेक हो रही है। देन सम आया था, आपको समझा कि ये सम कहाँ से पूछा है, बट आपने उसको इंटरप्रेट ही गलत कर दिया और कुछ अलग ही आंसर लिख के आए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी इंटरप्रिटेशन मिस्टेक हो रही है, यानी आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है। और ऐसा नहीं है, आपको समझा कि सम कैसे करना है, बट जब आप सॉल्व कर रहे थे ना तभी आपने बहुत ही सिली मिस्टेक कर दी, बहुत ही सिली मिस्टेक कर दी। अगर ऐसा है तो आपकी एग्जीक्यूशन बेस्ड मिस्टेक हो रही है। ये दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों के हिसाब से सोल्यूशन अलग है। तो पहले ये समझो कि आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है कि आपकी एग्जीक्यूशन बेस्ड मिस्टेक हो रही है। और इन 2 मिस्टेक से भी सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है नॉट प्लानिंग, यानी आपने प्लान ही नहीं किया था कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, कौन से दिन में आपको क्या करना है। यानी जैसे मैंने अभी आपको टाइम दिया है कि आपको 963 डेज में करना है, जैसे एक सब्जेक्ट को आपको 9 दिन देना है, फिर 6 दिन देना है, फिर 3 दिन देना है। अभी ये ऐसा नहीं करना कि ऊपर ऊपर से अच्छा मैं जब लॉ लूंगा ना तो मैं 9 दिन में, मतलब आज 7 तारीख है, आज ले रहा हूँ तो मतलब मैं 15-16 तारीख को खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं करना है आपको प्लानिंग। आपको पता है कि हर चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है और हर चैप्टर में कितना टाइम लग रहा है। तो अब जब ये 9 दिन नहीं तो ये 6 दिन नहीं तो ये 7 दिन का जब टाइम टेबल बनाओगे ना, तब आपको एकदम डिटेल में टाइम टेबल बनाना है कि अगर मैं एफआर ले रहा हूँ, अगर मैं लॉ ले रहा हूँ, अगर मैं ऑडिट ले रहा हूँ, तो ऑडिट के कौन से चैप्टर्स, कौन से एसेज मुझे डे 1 में करना है, फिर डे 2 पे क्या करना है, डे 3 को क्या करना है, फिर ये होने के बाद ये सारी चीज़ों को मुझे कितना कितना टाइम लगा है उसके सामने लिखना है। क्योंकि जब अब वो चीज़ें लिखोगे ना तभी आपका 6 दिन में हो पाएगा, तभी आपका 3 दिन में अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि आपके पास पहले से ही डेटा तैयार होगा कि कौन से चैप्टर्स को, कौन से चीज़ों को मुझे ज़्यादा टाइम लगता है और कौन सी चीज़ों को मुझे कम टाइम लगता है। अगर ये सारा डेटा आपके पास होगा ना तो आपका ये 6 दिन और 3 दिन का बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हो। इसलिए अगर आप अभी तक प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे
तो मेरे साइड से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अच्छे से प्लानिंग ज़रूर करना। अभी ये सारे सिचुएशंस जो मैंने आपको बोली उनको मिटिगेट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही है या एग्जीक्यूशन बेस्ड मिस्टेक हो रही है। अगर आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही है और पहले आप ये बोथ ग्रुप के कैटेगरी में आ रहे थे, तो मेरे हिसाब से आपने अभी सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके कंसेप्चुअल मिस्टेक्स बहुत है। और जब तक आपके कंसेप्चुअल मिस्टेक्स पे होंगे ना, तब आप दोनों ग्रुप पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपकी ये मिस्टेक ज़्यादा हो रही है एग्जीक्यूशन बेस्ड मिस्टेक से, तो आप बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट करो। देन अगर आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक ज़्यादा है तो आपने ना उसको डील कैसे करना है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला, आपने जब भी रिवीजन करोगे ना, तब रिवीजन के साथ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि मेरे को 9-6-3 दिन का टाइम टेबल नहीं है तो 9 दिन में मैं बस रिवीजन करूंगा, ऐसा मत करो। ये बहुत बार हम ऑडिट और लॉ जो थ्योरी टॉपिक्स रहते हैं ना, उनके रिगार्डिंग हम ऐसे करते हैं। आप उनके क्वेश्चंस भी देखो। जब आप उनके क्वेश्चंस देखोगे ना, तब आपको समझेगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर रहा है और मुझे कंटेंट को कैसे समझना है। रिवीजन के साथ क्वेश्चंस भी देखो, जिससे आपको बहुत ही अच्छी से कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। फिर सेकंड, क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं। यानी ए बी सी कैटेगरी का बाइफर्केशन कर दिया, सी कैटेगरी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और बस ए बी पे ध्यान दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। इससे क्या होता है, मैंने ना सीए फाइनल की एग्जाम नवंबर 2023 में दी थी, और हमारे टाइम पे आईडीटी का पेपर ऐसा सेट हुआ था जहाँ पे सी कैटेगरी के क्वेश्चंस 40 to 45 मार्क्स के लिए पूछे थे। तो जिस भी कैंडिडेट ने सी कैटेगरी का बिल्कुल इग्नोर कर दिया था ना, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो कैंडिडेट क्लियर ही नहीं कर पाता, क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस सेट किए थे सी कैटेगरी के ऊपर कि अगर जिसने सी देखा भी नहीं है वो एग्जाम क्लियर ही नहीं कर सकता। इसलिए माय फ्रेंड, ए बी सी का बाइफर्केशन इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको समझे कि कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम देना है और कौन से टॉपिक्स के कम टाइम देना है। ए बी सी का क्राइटेरिया का मतलब ये नहीं है कि ए बी करना है और सी बिल्कुल छोड़ देना है। ये दो चीज़ों पे काम करो, आप कंसेप्चुअली बहुत ही स्ट्रांग हो जाओगे। सेकेंड है, अगर आपसे एग्जीक्यूशन बेस्ड मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादातर मॉक दे सकते हो। और जब भी आप मॉक्स दोगे ना, तब आप उसके साथ एरर बुक मेंटेन करना। एरर बुक यानी एक ऐसी बुक जो आपको 6 सब्जेक्ट्स में तो 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करनी है, और जब भी आप कोई गलती कर रहे हो ना रिवीजन के टाइम पे, नहीं तो रीडिंग के टाइम पे, आप वो गलतियाँ उस एरर बुक में रखो, जिसके वजह से जब आप उसको बार बार पढ़ोगे ना, तब आपको जो सिली मिस्टेक्स होती है, जो रिपीटेटिव मिस्टेक्स होती है, वो नहीं होगी। आपको वो एरर बुक पढ़नी है जब भी आप नेक्स्ट रिवीजन चालू कर रहे हो, आपको वो एरर बुक पढ़नी है जब भी आप मॉक दे रहे हो, नहीं तो जब भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे ना, तब आप एग्जीक्यूशन में भी बहुत ही तगड़े हो जाओगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिन जिन स्टूडेंट को मैंने बोला ना कि एरर बुक मेंटेन करो, उन्होंने 2 ग्रुप में 60-70 से उनके आराम से मार्क्स बढ़ गए, और सिंगल ग्रुप में 20-30 से आराम से मार्क्स बढ़ गए हैं। तो एरर बुक मेंटेन करना, ज़्यादातर मॉक्स देना, जिससे आप एग्जीक्यूशन में बहुत ही अच्छे हो, आपको समझे कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं और आप उस पर काम करो। लास्ट थिंग इज प्लानिंग। जैसे मैंने आपको कहा, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि कौन से दिन क्या करना है, इसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही बैठ के पूरा 60 दिन का प्लान करो, पूरा 60 डेज का प्लान करो, नहीं। आज बैठ के बस आगे के 7 दिन का प्लान करो, बट 7 दिन का एकदम डिटेल में प्लान करो, ऊपरा ऊपरी से मत करो। एक बार ही आपने गलती की है, रिपीट मत करना बस। देन माय फ्रेंड, इट्स नॉट द एंड, दिस इज नॉट द एंड विच यू हैव एक्सपेक्टेड फॉर योर जर्नी। एंड आई नो, अब जो आप सिचुएशन फेस कर रहे हो ना, वो आपको ही पता रहता है। कोई भी इंसान आपको कितना भी बोले, वो चीज़ जो होलोनेस फील होता है ना, वो फील नहीं कर सकता। बट इस सिचुएशन में ना, आप बस खुद को कंपेयर मत करना किसी दूसरे के साथ, यार बाकी के सब इतने आगे चले गए, मैं इधर ही रह गया हूँ। सबकी जर्नी अलग अलग रहती है, और हर इंसान किधर ना किधर तो फेलियर फेस करता ही है, बस वे अलग रहता है और स्टेज ऑफ लाइफ अलग रहता है। किसी इंसान को करियर वाइज फेलियर आता है, किसी को फाइनेंशियल फेलियर फेस करना पड़ता है, किसी को रिलेशनशिप में फेलियर फेस करना पड़ता है, और किसी के पेरेंट्स बहुत ही कम एज में गुजर जाते हैं। ये सारे फेलियर्स ही तो है, बट हर किसी का फेलियर अलग रहता है। आज आपको एकेडमिक फेलियर फेस करना पड़ रहा है तो ठीक है, जो भी मिस्टेक्स आपने किए उस पर आइडेंटिफाई करो और उस पर ऊपर काम करो। सीए वॉज नॉट द फर्स्ट करियर विच आई वॉन्टेड टू ऑप्ट फॉर। उसके पहले मुझे 2 करियर्स थे जो मुझे ऑप्ट करने थे, और मैं वो 2 में बहुत ही गंदी तरीके से फेल हो गया। पर मैंने क्या किया, मैंने समझा कि यार मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए वो 2 करियर में, मैंने उसके ऊपर काम किया, और मैंने सीए में वो गलतियाँ नहीं की, जिसके वजह से मैं हर लेवल पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर पाया।
ऐसे नहीं था कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, स्कूल में कभी 30-40 बच्चों में भी मैं कभी फर्स्ट नहीं आया था, बट जब मैंने मेहनत से किया ना, मैंने कंसिस्टेंटली काम किया ना, तब ब्रांच में जहाँ पे 700-800 बच्चे रहते थे, तब मैं सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल पे फर्स्ट आया। द रीज़न वॉज आई वर्क कंसिस्टेंटली। मैंने मैंने मिस्टेक्स को समझा और उसके ऊपर काम किया। तो अभी भी अगर आप अपने मिस्टेक्स को नहीं समझोगे ना और उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं बदलने वाला। मिस्टेक्स को समझो, उसके ऊपर काम करो, मेक योर सेल्फ कैपेबल इनफ, मेक योर सेल्फ डिजर्विंग इनफ, एंड देन डिग्री विल कम टू यू इन September 2025। अगर इसके अलावा आपके जो भी कोई डाउट्स है, आपके जो भी ऐसे डाउट्स है जो आपको मुझे पूछने हैं, तो आप मुझे टॉपमेट पे फ्री डीएम कर सकते हो। उसमें एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप फ्री डीएम पे सिलेक्ट करना और जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपके क्वेश्चन है, वो आप उस पर वहाँ पे डाल सकते हो। नहीं तो अगर आपको 1-to-1 पर्सनल कॉल लेना है, 1-to-1 पर्सनल वीडियो कॉल लेना है, तो आप वो भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको एक्सेल प्लानर जो मैंने यूज़ किया था वो आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसे थोड़े टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगा जो मैंने यूज़ किए थे मेरे सीए के जर्नी में, और पर्सनलाइज गाइडेंस दूंगा आपके सिचुएशन के हिसाब से। माय फ्रेंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। टॉपमेट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और September 25 में हम ज़रूर क्लियर करेंगे।